नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लिए दोस्तों वन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों वृक्ष हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें हमारा जीवन दायन कहा जाता है, जीवनी दायनी भी कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि वनों से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों वन हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि दोस्तों आप जानते हैं वनों से हमें खाद्य सामग्रियाँ, लकड़ियाँ और औषधियाँ सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो वन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर किस प्रकार के वन, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे देश में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वन बाई वन। तो दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। ये दोस्तों स्टडी 91 पे कुछ दिए गए हैं दोस्तों बैचेस आपके। हिंदी के बैच है, यूपी टेट का बैच है आपका, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस और यूसी नेट का, ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा भारत में वनों के प्रकार। तो भारत में वनों की 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। सर कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। सर कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और पर्वतीय वन। दोस्तों ये आपकी 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। दोस्तों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो ये वन होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट। आखिर क्या होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, क्या होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन किस प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस प्रकार के होते हैं, पर्वतीय वन किस प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा वन बाई वन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आइए दोस्तों बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां। दोस्तों पौधों के समूह में वनस्पतियां कहा जाता है। पौधों के समूह को वेजिटेशन यानी क्या कहा जाता है? वनस्पतियां कहा जाता है। भौगोलिक तत्व जैसे वर्षा, आर्द्रता, तापमान, मिट्टी के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे दोस्तों हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग प्रकार का मानसून होता है, अलग अलग प्रकार की दोस्तों यानी कि वर्षा होती है, जिससे कि दोस्तों वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनकी अलग अलग प्रकार की होती हैं। सब वनस्पतियाँ अलग अलग किस्म प्रकार की होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, पाई जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम सभी जानते हैं कि पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्ति होती है और हम सभी जानते हैं कि पौधों से दोस्तों हमें विभिन्न प्रकार के फल, खाद्य सामग्रियां और औषधियां भी मिलती हैं। तो दोस्तों हर स्टेट में अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। जिस प्रकार से जैसा मानसून उसी प्रकार से दोस्तों पौधों की वृद्धि होती है, पौधों का विकास होता है। दोस्तों जैसे कहीं पे है आपको बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहीं पे दोस्तों बहुत ही कम वर्षा हो रही है, तो उसका प्रभाव दोस्तों पौधों पे पड़ना ही पड़ना है। जैसे जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा पड़ रही है तो वहाँ के पौधे बहुत ही यानी हरे भरे होंगे, पूरा एकदम बढ़िया उनका विकास होगा, बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा। पर जहाँ पे दोस्तों कम वर्षा हो रही है, जितना उन्हें पानी की मात्रा चाहिए उतनी पानी की मात्रा उन्हें नहीं मिल रही है, तो वो दोस्तों उनका पूर्णतः विकास नहीं हो पाएगा। वही चीज है कि हर वर्ष की तरह वो पाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन या सदापर्णी वन। ये वन दोस्तों क्या होते हैं? भारत में अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जहाँ पे दोस्तों सबसे अधिक आर्द्रता पाई जाती है वहां पे ये वन पाए जाते हैं, आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। दोस्तों जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता 70% से अधिक होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन पाए जाते हैं। दोस्तों यानी 250 सेंटीमीटर से क्या होती है? 250 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी अधिक होती है, से अधिक होती है। 250 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। सोचिए वर्षा अधिक होती है, जहां पर आर्द्रता कितनी होती है? 70% से अधिक होती है। वहां पर आपके उष्णकटिबंधीय में काफी चौड़ेदार पत्ते पाए जाते हैं, काफी पौधों का काफी अच्छे ढंग से विकास हुआ हो जाता है। दोस्तों अधिक खाद्य सामग्री मिलती है। अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये वन सघन, डेंस और ऊंचे होते हैं। सघन भी होते हैं दोस्तों, अत्यधिक आर्द्रता का क्या होता है? सघन भी होते हैं और अधिक क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है असम का, दूसरा नाम अगर लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय,
फिर मणिपुर दोस्तों, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिमी घाट, नीलगिरी तथा पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ये दोस्तों असम हो गया आपका, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, यहाँ पे आपके उष्णकटिबंधीय वन बहुत ही देखने को मिलते हैं। और कभी अगर समय मिले तो दोस्तों जाइए, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। काफ़ी अच्छा दोस्तों वहाँ पे देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के, कई किस्म के अलग अलग प्रकार के पौधे देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदाफड़ी वन। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन जो होते हैं वो वर्षा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? वर्षा के आधार पे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, कभी कहीं पे वर्षा अधिक होती है तो कहीं पे कम होती है, उसी के आधार पे आपकी पौधों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसी के बात में बात की जा रही है। अगर उष्णकटिबंधीय 8 सदाबहार वन पहला है दोस्तों, तो इस प्रकार के वन सदा हरे भरे रहते हैं। क्यों सदा हरे भरे रहते हैं? क्योंकि वहां पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, पर्याप्त मात्रा में जो चीजें उनको अवेलेबल है, हर चीज, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, तो वो हरा भरा तो होना स्वाभाविक है, बिल्कुल हरा भरा होगा। तो वही चीज है। तो उष्णकटिबंधीय 8 सदाबहार जो दूसरा वन होता है दोस्तों, इस प्रकार के वन हमेशा हरे भरे नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उष्णकटिबंधीय 8 सदाबहार वन भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। क्या है? व्यावसायिक वन है। और भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित होता है दोस्तों। जहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार में जिस प्रकार से वर्षा अधिक मात्रा में होती है, यहाँ पे उतने वर्षा अधिक नहीं हो पाती है। इस कारण से ये उतने सघन नहीं हो पाते, उतने हरे भरे नहीं हो पाते, हमेशा हरे भरे नहीं रहते। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं भारत में सबसे व्यावसायिक दोस्तों, ज्यादातर व्यवसाय, यानी कि इनका व्यवसाय, इनके पौधों का व्यवसाय बहुत ही ज्यादा किया जाता है दोस्तों। लकड़ियों का व्यवसाय आप जानते होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे किया जाता है। और भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र बात की जाए तो कहाँ है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन बन सकता है, आपका प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र कौन सा है, कौन सा स्टेट माना जाता है, कौन सा राज्य माना जाता है? तो वो माना जाता है अरुणाचल प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष की बात की जाए तो मुख्य वृक्षों में आपका आता है सिनकोना। क्या आता है दोस्तों? सिनकोना आता है, रबड़ आता है, नारियल आता है, बांस आता है, रोजवुड आता है, शीशम आता है और आयरन वुड आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों शीशम का जो वृक्ष होता है, बांस सिनकोना का वृक्ष होता है, ये दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महंगा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाता है, जिससे दोस्तों आपके कई फर्नीचर्स बनते हैं, कई चीज़ें बनती हैं जो आपके उपयोग में आती हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही वो है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दोस्तों, उष्णकटिबंधीय 8 पर्णपाती वन, जैसे मैंने बताया दो प्रकार के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। एक 8 पर्णपाती वन होते हैं जो कि हमेशा दोस्तों वो होते हैं, और ये उष्ण पर्णपाती वन, ये दोस्तों दो प्रकार के आपके वन रहते हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की दोस्तों। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं भारत में 41.8% भाग पर ये वनस्पतियां वन उपस्थित हैं दोस्तों, और 70 से 10 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ भी वर्षा अधिक होती है दोस्तों, इसलिए ये यहाँ पे अधिक पाए जाते हैं। कितने परसेंट भाग पे? 41.8% भाग पे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 41.1% 8 भाग पर ये वनस्पतियां वन उपस्थित है। प्राय 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है दोस्तों। किसका है सबसे ज्यादा? किसका है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों का विस्तार है। और ये वन कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों ये क्या करते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु में सबसे अधिक पाए जाते हैं। जिनमें कि इनका मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? मुख्य वृक्ष आम है दोस्तों, शीशम है। शीशम आप जानते हैं कितना कॉस्टली होता है शीशम का लकड़ियाँ दोस्तों, शीशम की लकड़ियाँ बहुत कॉस्टली होती हैं। बबूल हो गया, चंदन हो गया, ये दोस्तों मुख्य वृक्ष होते हैं आपके किस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर? क्वेश्चन पूछेगा बताइए उष्ण पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन से वृक्ष आते हैं, कौन से पौधे आते हैं? ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे दिया दोस्तों, बांस दे दिया, बांस दे दिया और दे दिया, यानी पूछ लेगा कौन सा नहीं आता है। तो बांस दे दिया और दे दिया, आम दे दिया, शीशम, बबूल, चंदन। तो शीशम, बबूल दे दिया, 3 दे दिया। आम तो आता है, शीशम आता है, बबूल, बांस नहीं आता ना, तो बांस नहीं आएगा। तो नहीं पूछा तो ये बता सकते हैं। अब पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आखिर आते कौन कौन से पौधे हैं। तो भाई आम आता है, शीशम आता है, बबूल आता है, चंदन, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपसे पूछ लेता है चंदन सबसे ज्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। आपसे पूछे कि भाई चंदन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, आपसे पूछा जाए कि बताइए चंदन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं सर
चंदन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। न कि कर्नाटक में बल्कि तमिलनाडु में भी चंदन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और न कि तमिलनाडु बल्कि केरल में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? आपका चंदन, जो कि आप जानते हैं कि चंदन की लकड़ियां, चंदन का वृक्ष कितना दोस्तों कॉस्टली होता है और कितना हमारे लिए उपयोगी होता है। कहते हैं चंदन का लेप लगा के मस्तक पे तो कितना ठंडा शीतल पहुंचाता है दोस्तों। तो दोस्तों यो चीज है, चंदन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात की जाए दोस्तों, तो आखिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होती है, इसकी क्या विशेषता है और कौन कौन से वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं, आइए जानते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन, यूकेलिप्टस के वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। इसमें भी दोस्तों चंदन और यूकेलिप्टस का ज्यादातर विस्तार पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियों को सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां होती है दोस्तों, वहां पे आपको चंदन के वृक्ष और ये यूकेलिप्टस दोस्तों देखने को आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, और चंदन की लकड़ियां का सबसे अधिक मात्रा में वहीं से प्राप्त किया जाता है। वहीं से दोस्तों आपका आयात निर्यात होता है। और दोस्तों केरल के नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध साइलेंट वैली यानी कि राष्ट्रीय उद्यान शांत घाटी भी स्थित है दोस्तों। आपके केरल में ही आप जानते हैं आपके प्रसिद्ध साइलेंट वैली यानी शांत घाटी स्थित है वहां भी दोस्तों। तो ये चीज है, नीलगिरी पर भी दोस्तों यानी सबसे ज्यादा आपके चंदन, और ये दोस्तों क्या होता है लिपिटस, जो यूकेलिप्टस है दोस्तों, पेड़ आपने देखे होंगे बहुत ही लंबे होते हैं पेड़ काफी, और इनके दोस्तों लकड़ियां बहुत ही ज्यादा उपयोग में आती है आपके घर और मकान उकान बनाने में, क्योंकि ये सीधी दोस्तों मात्रा में, काफी मोटी मात्रा में और काफी मजबूत होती हैं। ये दोस्तों बहुत ही उपयोगी मानी जाती हैं आपकी यूकेलिप्टस। और चंदन तो आप जानते ही हैं कि चंदन कितना उपयोगी होता है। तो ये चीज हो गई दोस्तों। नेक्स्ट है ये आपकी दोस्तों स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ पुस्तकें ले सकते हैं अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो। आप सभी ले सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट है दोस्तों मरुस्थलीय वन की बात की जाए तो इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष वन भी कहते हैं। जो मरुस्थलीय वन है दोस्तों, यानी नाम से ही पता चल रहा है मरुस्थलीय वन, जो वन मरुस्थल में पाए जाए। अब जो वन मरुस्थल में पाए जाएंगे तो कांटेदार तो होंगे ही दोस्तों, बिल्कुल। तो दोस्तों इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी कहते हैं। और मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम है दोस्तों, वहाँ पे 50-60 सेंटीमीटर से अधिक होती थी, यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए वहां मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, जिससे कि यहाँ के पौधे क्या होते हैं, कांटेदार और कटीले होते हैं। इन वनों का विस्तार दोस्तों राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में भी अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में ये वन उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः वृक्ष क्या है, बबूल दोस्तों, क्या होता है, बबूल होता है, खजूर होता है, नागफनी होती है, कैक्टस और खेजड़ी है। क्या है दोस्तों, खेजड़ी का वृक्ष दोस्तों बहुत उपयोगी है, इसके बारे में चर्चा होगी। बबूल है, खजूर है, नागफनी और कैक्टस। खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है दोस्तों। जो खेजड़ी वृक्ष होता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सीटेट में खेजड़ी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मरुस्थल का राजा या मरुस्थल की सबसे प्रसिद्ध पौधा कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, खेजड़ी होता है दोस्तों। मरुस्थल का इसे राजा कहा जाता है, मरुस्थल का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेल्टाई वन। डेल्टाई वन की बात की जाए तो इन्हें मैग्रा या दलदली या स्वयं और ज्वारी टाइल वन भी कहा जाता है। डेल्टाई वन दोस्तों, ये डेल्टाई वन गंगा में, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गई, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं। ये सारे यहाँ पे होते हैं, सारी नदियां इनसे संबंधित होती हैं, तो ये यहाँ पे उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष के कारण, जो सुंदरी नामक वृक्ष होता है दोस्तों के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। डेल्टाई वृक्ष जो होते हैं वहां पे सुंदरी दोस्तों होता है और इसलिए इसे सुंदर वन कहा जाता है। डेल्टाई वनों में दोस्तों मैग्रोवा, सुंदरी, केवड़ा, बेदी के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं।
नोट दोस्तों, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैग्रा वन चक्रवातों के अवरोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे ज्यादा मैग्रा वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ जाते हैं मैग्रा वन, कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल अगर आप जा रहे हैं वहां पे मैग्रा वन आपको बहुत ही अधिक देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है पर्वतीय वन की बात की जाए दोस्तों, पर्वतीय वन यानी पहाड़ी वन जो होते हैं, वहीं भारत में हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार होता है। हिमालय में आपके दोस्तों सबसे ज्यादा पर्वतीय वन पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये जानते हैं? 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन पाए जाते हैं। कौन पाया? 1000 से सोचिए 2000 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, वहां पे आपके शीतोष्ण प्रकार ऊंचे वन पाए जाते हैं। और 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोरधारी सदा रहित वन पाए जाते हैं। और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों आपके अल्पाइन वन भी पाए जाते हैं। और पर्वतीय वन प्रमुख रूप से भोजपत्र वृक्ष, चीड़, सुप्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर पाए जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पर्वतीय वन में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? तो आप बता सकते हैं सर भोजपत्र वृक्ष हो गया, चीड़ हो गया, सुप्रूस हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर, ये पौधे वहां पे पाए जाते हैं, प्रमुख वन पाए जाते हैं। अब भोजपत्र वृक्ष दोस्तों यानी इस पेड़ की सफेद छाल प्राचीन समय में ही ग्रंथ लिखने में उपयोगी होती थी। जो भोजपत्र वृक्ष होता था तो उसकी जो छाल होती थी दोस्तों, तो जो हमारे ऋषि मुनि राजा महाराजा होते थे वो दोस्तों क्या करते थे, जो ग्रंथ लिखना था, अपना पत्र लिखना था, तो वो उसी के छाल का प्रयोग करते थे। उसी में दोस्तों सारे ग्रंथ लिखे जाते थे। ये यानी आपका कौन सा वृक्ष? भोजपत्र वृक्ष दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि किस वृक्ष में ग्रंथ लिखा जाता था, किस वृक्ष की छाल को ग्रंथ लिखने में उपयोग किया जाता था, तो वो भोजपत्र का वृक्ष था, भोजपत्र का। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चीड़ दोस्तों, चीड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीड़ का वृक्ष मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में उत्तराखंड में पाया जाता है। और इस पेड़ से दोस्तों लीशा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ किया जाता है जो कि तारपीन के तेल बनाने में, साबुन, कॉस्मेटिक सामान बनाने में उपयोगी आता है। दोस्तों देखिए हमारे वनों से दोस्तों जो हम प्रयोग करते हैं चीजों को, साबुन दोस्तों, तारपीन का तेल, ये सब हम कहाँ से पा रहे हैं? अपने वृक्षों के माध्यम से पा रहे हैं। तो सोचिए वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं दोस्तों। सिल्वर फर की बात की जाए तो इसका उपयोग माचिस की तीली, दोस्तों देखिए जो हम माचिस की तीली हम सभी हमेशा यूज करते हैं। हमारे घर में हमेशा एक माचिस की डिब्बी होती होगी, माचिस का पैकेट होता होगा। उस माचिस पैकेट आपने सोचा कहाँ से उसकी तीली मिलती है? तो वो बनती कहाँ से है? सिल्वर फर से बनती है। किसके बन से? कौन सा पेड़ है? सिल्वर फर का जो पेड़ है, जो माचिस की तीली होती है आपका, उसी से वो बनते हैं दोस्तों। हमेशा उसका उपयोग माचिस तीली बनाने में करते हैं। और तीली और कागज जो दोस्तों, जो कागज होता है जिसपे हम लोग लिखते हैं, उसमें भी दोस्तों सिल्वर फर का ही योगदान होता है। देवदार वृक्ष की बात की जाए तो समुद्र तट से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष ही पश्चिमी हिमालय में देवदार वनों का विस्तार अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। देवदार वृक्ष दोस्तों कहाँ पाया जाता है? समुद्र तट से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। और जो पश्चिमी हिमालय में, कहाँ? पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका देवदार वृक्ष। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों की बात करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बात की जाए खैर की दोस्तों, तो खैर वृक्ष पूरे भारत में पाया जाता है, पर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पाया जाता है। कहाँ सबसे अधिक पाया? अलीगढ़ में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। अब पान में चूने के साथ जिस कत्थे का उपयोग किया जाता है वो कत्था इसी पेड़ से प्राप्त किया जाता है। सोचिए जो हम पान दोस्तों मिश्रण करते हैं, खाते हैं, कभी आपने सोचा ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये कत्था कहाँ से प्राप्त होता है? ये चूना कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये सारी चीजें दोस्तों हम अपने वृक्षों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यानी पान में जो चूने के साथ जिस कत्थे का उपयोग होता है, किया जाता है, वो कत्था इसी पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कौन से? खैर से। प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि कत्था हम किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं? तो कत्था दोस्तों हम खैर वृक्ष से प्राप्त करते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है? अलीगढ़ में पाया जाता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, कहाँ पाया जाता है सर? अलीगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पलाश की बात की जाए तो पलाश आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है, राष्ट्रीय यानी कि आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। इसे ब्यूटीना मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा दोस्तों, क्या कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। इन आकर्षक फूलों के कारण ही इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। यानी पलाश को इतना दोस्तों सुंदर होता है, इतना लाल होता है कि आप देखेंगे, अगर ऊपर से ऊंचाई से थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि जंगल में आग लगी हुई है दोस्तों।
इसीलिए इसको आपके उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा गया दोस्तों क्या, पलाश। उसे इसीलिए दोस्तों कहा गया, जंगल की जैसे लगता है कि जंगल में आग लग गई है, तो ये है दोस्तों पलाश। प्राचीन काल में होली के रंग इसके फूलों से तैयार किए जाते थे। सोचिए, जो हम अपने होली खेलते हैं दोस्तों, जो रंग होते हैं, प्राचीन काल में होली के रंग इसी फूल से तैयार किए जाते थे, सुखा के उसका मिश्रण बना के उसी से तैयार किया जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी कहा जाता है। सोचिए, जो पलाश का फूल होता है उसे क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी इसी कारण घोषित किया गया, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्न की बात करें, ये पौधों की वह किस्म है जिसमें न तो फूल होते हैं न भी बीज। इस तरह के पौधे संसार में प्रत्येक भाग में फैले हुए हैं, हर जगह दोस्तों फैले हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी पौधे दोस्तों। तेंदू की बात की जाए, तेंदु वृक्ष भारत में कहाँ पे, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा सब दोस्तों, तेंदु जो होता है वो आपके हर क्षेत्र में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वृक्ष की पत्तियां दोस्तों, जो कभी आप बीड़ी पीते हैं ना, तो बीड़ी बनाने में इसी वृक्ष की यानी तेंदु वृक्ष की दोस्तों बीड़ी बनाने में उसके पत्ते की ही प्रयोग किया जाता है और इस वृक्ष की पत्तियां बीड़ी बनाने में काम आती हैं। नोट, भारत में सबसे ज्यादा तेंदु पत्ते का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदु वृक्ष पाए जाते हैं और वहीं से दोस्तों आयात होता है, 33% वहां का वो है। नेक्स्ट चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। अंडमान निकोबार में मैंग्रोव, सदापड़ी, सदाबहार, पर्णपाती, पतझड़ वनों का भी विस्तार पाया जाता है दोस्तों। और फूलों की घाटी, जो फूलों की घाटी आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगती है, कभी आप जाइए। वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसे कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों। कभी मौका मिले तो जाइए, घूम आइए, कितना सुंदर है, देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो सोचिए वहां की यानी कि सीन कैसा होता होगा। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यहाँ पे पर फूलों की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सोचिए, इस यहाँ पे 500 भी से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं पुष्पों की, अलग अलग किस्म की, अलग अलग प्रकार के कई तरह के से पुष्प यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मौका मिले तो जाइए, घूम आइए। ये आपके आरओ का दोस्तों समीक्षा अधिकारी सहायक समाज है। डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट ऑफलाइन डाउनलोड आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति की। दोस्तों, तो बात प्रश्न उठती है कि राष्ट्रीय वन नीति भारत में आने से पहले 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारतवर्ष में वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए थे। जो लॉर्ड डलहौजी थे दोस्तों, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योग था वन संरक्षण नीति में, आपके राष्ट्रीय वन नीति में। तो 1894 में लॉर्ड एडलिंग द्वितीय ने जब वायरस थे, तब देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब राष्ट्रीय नीति लागू की गई थी सर्वप्रथम, तो याद रखिएगा 1894 में। किसके, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जब वायसराय थे, तभी दोस्तों देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। इस नीति के तहत भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभागों की स्थापना की गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। कब पहली राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्राप्ति में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली राष्ट्रीय नीति कब की गई, तो 1952 में घोषित की गई थी, जिसे कि 1988 में संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आखिर राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य क्या था, क्या उसका टारगेट था, क्या वो चाहती थी, तो भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। यानी कि 33% वन क्षेत्रों की प्राप्ति का, कि भाई 33% वनों को सुरक्षित किया जाए, उनकी प्राप्ति की जाए। और मृदा अपरदन पे दोस्तों, जो मृदा अपरदन हो रहा था सर्वाधिक मात्रा में, उस पर नियंत्रण किया जाए और वनों का संरक्षण करना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना और देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारी इस राष्ट्रीय नीति का मेन मोटो था। वन अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत में वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे सर देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। क्या कार्य था वन अनुसंधान का, यानी कि उसका वन की सुरक्षा करना, वन की देखभाल करना और वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना और वन रेंजरों को भी प्रशिक्षित करना मेन उद्देश्य था आपके वन अनुसंधान संस्थान का। दोस्तों,
भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों ये संस्था भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है। इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। कब की गई थी? 1981 में की गई थी। और एफएसआई दोस्तों हर 2 साल के अंतराल में भारतीय वन से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि कहाँ पे वनों की क्या स्थिति है। इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों ये एफसीआई आपको रिपोर्ट हर 2 वर्ष पे प्रस्तावित करता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 दोस्तों, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार देशों में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 24.56% है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य बात की जाए तो वो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रसिद्धता के आधार पर अगर बात की जाए वनों की तो सर्वाधिक वन वाला राज्य क्या है? मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय 76.33%। और देश में दोस्तों मैग्रा वनों की उपस्थिति सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल, अभी चर्चा हुई थी, और गुजरात में है। और वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य तो बताया मैंने, अभी आपको बताया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों वर्तमान में कौन सी वन रिपोर्ट जारी की गई, जो कि अभी रिपोर्ट आई है दोस्तों आपकी, यानी 2022 में, 13 जनवरी 2022 में। तो दोस्तों पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 1987 में जारी की गई थी। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 13 जनवरी 2022 को आपकी 17वीं, कौन सी पूछा जा सकता है प्रश्न दोस्तों, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अंतर्गत भारत में सबसे ऊंचा वन कौन सा है? इसके क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश दोस्तों में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान आता है। सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है दोस्तों, याद रखिएगा। और कुछ भौगोलिक क्षेत्र की प्रसिद्धता के रूप में वन आवरण के मामले शीर्ष 5 राज्य है आपके। मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.9%, 90%। दोस्तों बहुत ही उपयोगी है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कितने जंगल हैं? जंगल से बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है, कितने जंगल है पूछे तो भारत में जंगल या वन्य जीव सफारी बहुत लोकप्रिय है। और देश में 99 से भी अधिक दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और 450 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि आपकी सवारी करने की अनुमति देते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी घूम सकते हैं। आप सभी बहुत इंपॉर्टेंट जंगल है ये सब। भारत का सबसे घना जंगल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वन दोस्तों आपने नाम सुना होगा, सबसे घना जंगल माना जाता है पश्चिम बंगाल का, बहुत ही घना जंगल है। को भारत का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल पाया जाता है, क्योंकि यह जंगल गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। और जंगल का क्षेत्रफल कितना है? 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यह जंगल रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर जो कि सबसे फुर्तीला हमारा राष्ट्रीय पशु माना जाता है, बहुत ही खतरनाक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी बहुत अधिक में पाए जाते हैं, जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं वो भी दोस्तों। ये आपके वीडियो ग्राम विकास का नया बैच प्रारंभ, महाबजट ऑफर मात्र 1299 रुपए में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। आइए नीचे आइए।